नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र की। तो विधानसभा का सत्र शनिवार को देर रात तक चला। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक बेहद कम थे, लेकिन फिर भी सत्र चलता रहा और महंगाई के मुद्दे पर खासा हंगामा हुआ। विपक्ष के धरने और हंगामे के बाद सभी विधेयक पास हुए। वहीं देवस्थानम एक्ट को निरस्त कर दिया गया। 2 साल बाद विधानसभा से एक्ट निरस्त हुआ है। तो सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र जो अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं। अब ये अलग विषय है कि विपक्ष द्वारा हल्ला गुल्ला होता रहा, वो पास होते रहे। उसमें देवस्थान बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है, वो है। नजूल भूमिका है। बहुत से ऐसे अध्यादेश आए हैं। और उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का आखिरी सत्र पूरा हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए सत्र का आखिरी दिन कई मोर्चों पर किरकिरी कराने वाला रहा और कांग्रेस ने सदन में हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। 2017 में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए, लेकिन 5 साल की सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन बीजेपी के लिए बेस्ट नहीं रहा। शनिवार सुबह विपक्ष रोजगार के मसले पर ये कहते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया कि 2020 में और 2021 में रोजगार के अलग अलग आंकड़े रहे और पहले 10 लाख और बाद में 7 लाख रोजगार की बात कहकर सदन और जनता को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार के 3 विधायक राजेश शुक्ला, कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्णवाल सदन में खड़े हो गए और अलग अलग वक्त पर क्षेत्र में अफसरों की बदतमीजी पर एक्शन की मांग करने लगे, जिससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने संसदीय कार्य मंत्री जी पर कि वो सोमवार को इस शासनादेश का प्रचार प्रसार कराएंगे और यदि ये काम नहीं हुआ तो मुझे मजबूर होकर के प्रमुख सचिव समाज कल्याण कार्यालय में उनके कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ेगा। दोपहर तक यही बवाल चला और दोपहर 2 बजे बाद जब सदन शुरू हुआ तो सरकार के सिर्फ 4 विधायक ही सदन में थे और विपक्ष के नेता उठकर बाहर आ गए। विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार का भी जवाब आया। काला दिवस उत्तराखंड की विधानसभा में जब कभी भी उल्लेख होगा लिखा जाएगा और जो कृत्य आज सरकार ने दिखाया है ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि सत्र भी आखिरी दिन है और इस सरकार का भी ये आखिरी दिन है। एक जोड़ करके उन्होंने बताया था इस बार 7 वर्ष किस तरह से हमने रोजगार दिया, मनरेगा के रोजगारों को अलग से दिखाया गया था। पिछली बार उन दोनों को मिला करके दिखाया गया था। इतनी बात को लेकर सदन का वक्त बर्बाद करना ये मैं समझता हूँ दिमागी दिवालिया का बने और केवल जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का एक प्रयास है। शाम 4 बजे तो चौथी विधानसभा के विधायकों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई और 5 साल की यादों को फोटो में समेट दिया। अगली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी ये 2022 का चुनाव बताएगा, लेकिन आखिरी सत्र का आखिरी दिन सरकार की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र था, लेकिन ये सत्र बेहद हंगामेदार रहा और कहा जा सकता है कि अब जो नया सत्र आएगा ये कुछ और होगा, जिसकी तस्वीर अभी देखनी बाकी है। लेकिन आखिरी सत्र में हंगामा, सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बिल्कुल नीलू, आप ठीक कह रहे हैं और रिपोर्ट में भी हमारे दर्शकों ने देखा किस तरीके से कल पूरे दिन भर हंगामा चलता रहा। रात में भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया। सदन की कार्यवाही को 5 बार स्थगित यहाँ पर करना पड़ा और कई लिहाज में ये कहा जा सकता है कि विधानसभा का ये सत्र बेहद खास रहा। एक तो सरकार का आखिरी सत्र था ये, दूसरी बात उसमें ये रही कि देवस्थानम एक्ट को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम कहें तो विपक्ष ने काफी
काफी हंगामा यहाँ पर किया है। जो तमाम मुद्दे उठते रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो उठाए गए हैं मुद्दे, जो जनता उठाती रही है, जिनको लेकर हमने देखा कि सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, वो तमाम मुद्दे कल यहाँ पर उठे हैं। चाहे उसमें रोजगार की हम बात कर ले, महंगाई की हम बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आई, बैकफुट पर यहाँ पर नजर आई। और साथ ही साथ हमने इस पूरे सत्र के दरमियान ये भी देखा नीलू कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के कई विधायक यहाँ पर थे ही नहीं, और ऐसा पहला मौका यहाँ पर रहा है, ये कहा जा सकता है, कि जब इस तरीके से संसदीय कार्यवाही हमने देखी। और भारतीय सबसे बड़ी बात यह है, कल जिस तरह से विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था इस सरकार के कार्यकाल का, जो मुद्दे उठे हैं आने वाले समय में यही मुद्दे जनता के बीच में भी जाएंगे, इससे एक तस्वीर तो साफ हो गई है। बिल्कुल, इन मुद्दों को लेकर हमने देखा होगा पिछले 6 महीने में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, और इन्हीं मुद्दों को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है कि 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। वही मुद्दे कल आखिरी सत्र के दरमियान यहाँ उठे हैं, विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, और आज भी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़क पर दिखने वाला है। 2022 की चुनावी बिसात पूरी तरह से नीलू बिछ चुकी है, और अब यही मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे। चाहे उसमें रोजगार के आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हो, ये कहा जा रहा है कि रोजगार के मुद्दों पर सरकार की तरफ से गलत आंकड़े पेश किए गए हैं, इन मुद्दों को विपक्ष लगातार उठाता रहा है, और अब इसी बात को लेकर विपक्ष जनता के बीच 2022 के चुनाव को लेकर जा रहा है। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार में सभी राजनीतिक दलों के नेता आए दिन संतों से मुलाकात करने आते रहते हैं। वैसे धार्मिक आस्था के लिए भी अक्सर नेता संतों का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन चुनावों के मद्देनजर संतों को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। चुनावों के वक्त राजनीतिक दल सभी वर्गों को साध कर चलते हैं। वोटरों को प्रभावित करने और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल पूरी कोशिशें करते हैं। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के नेता हरिद्वार के बड़े संतों के शरणागत हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि साधु संतों के पास न सिर्फ हिंदुओं का बड़ा वोट बैंक है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए पैसा भी होता है। इसलिए चुनावों के वक्त नेताओं की बड़े मीठाधीरों से नजदीकियां और भी बढ़ जाती हैं। एक तो धार्मिक पक्ष है, और दूसरा इन आश्रमों में, अखाड़ों में बहुत बड़ा साम्राज्य भी है, धन का भी, वो भी आकर्षित करता है राजनीतिक को। और दूसरा ये जो ब्रांडिंग करते हैं धर्म की, और उनके साथ वो फोटो वगैरह करते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर ठप्पा लग गया है, या समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कि ये मुस्लिम परस्त हैं, तो हिंदू वोट इनको कैसे मिलेंगे। तो इसलिए वो अपना जो मुस्लिम परस्त की जो उनकी छवि है उसको धोने के लिए, उसको जो है धुंधला करने के लिए वो इन महंतों पे, साधु संतों के मत्था टेकते हैं, ताकि लोग कहें देखो भाई ये भी हिंदूवादी हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी का मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर साधु संतों के अनुयायियों पर होती है, जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो जाए। इसलिए नेता साधु संतों के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, और फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो महाराज जी के यहाँ जाने से कुछ वोट हमें मिल जाएंगे। इस तरह की भाव लेके नेता लोग जाते हैं। दरअसल धर्म और राजनीति का ये गठजोड़ कोई नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि राज सत्ता हमेशा से धर्म सत्ता के सामने नतमस्तक रही है। टिकट दिलाने से लेकर वोट बैंक मजबूत करने तक के सफर में धर्मगुरु कभी पीछे नहीं रहते। ऐसे में चुनावों की आहट होते ही धर्मगुरुओं की परिक्रमा का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और कोरोना ने इंसानी जिंदगी के साथ पर्यटन को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि दूसरी लहर के बाद पर्यटन पहाड़ी में गति पकड़ रहा था, तो अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। नैनीताल के पर्यटन पर भी कोरोना की छाया पड़ने लगी है। 2 सालों से नुकसान झेल रहे पर्यटन कारोबार पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर बना हुआ है, तो दिल्ली और अन्य महानगरों से लोगों की बेरोक-टोक एंट्री ने खतरा बढ़ा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट या फिर पर्यटन स्थल पर बगैर मास्क के पर्यटक घूम रहे हैं।
तो कोविड नियमों की अनदेखी ने शहर के आम नागरिक के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अब पर्यटन के साथ कोरोना के नियमों का पालन कराना भी चुनौती बना हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी अपील जितने भी लोग सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से मुझे यही रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप लोग पालन करें। इसमें बहुत प्रचार प्रसार हो चुका है और हम सब लोग अगर इसको करते हैं तो डेफिनेटली चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी। दरअसल मौसम बदलने के साथ कोरोना के मामलों में तेजी आई है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की देश में दस्तक से खतरा नैनीताल में भी बढ़ा है। दिल्ली, मुंबई समेत अन्य महानगरों से बिना जांच के पहुंच रहे पर्यटक खतरा बने हुए हैं। तो मास्क, सोशल डिस्टेंस समेत कोरोना के नियम भी हवा में तैर रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी ऑफिस में बैठकर धरातल पर नियमों का पालन करने की बात कह रहे हैं। पुलिस जो है पूरी तरह सतर्क है। बॉर्डर में भी हमने हमारे जो है वो तैनात किए हुए हैं और वहाँ भी रैंडम टेस्टिंग और इस तरह से जो है अवेयरनेस बॉर्डर पे भी की जा रही है। बहरहाल दूसरी लहर के दौरान जो हालात थे उससे भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो खतरा चलकर नहीं बल्कि दौड़कर पहुंचेगा। जरूरत है खुद का बचाव करने की ताकि सब सुरक्षित रह सके। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और हर्षिल को वैसे तो सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की घाटी अब केसर की खुशबू से भी महक रही है। हर्षिल घाटी पहली बार केसर की खुशबू से महकती नजर आ रही है। जिला प्रशासन और उद्यान विभाग का केसर उत्पादन को लेकर हर्षिल घाटी के काश्तकारों के साथ किया प्रयोग सफल होता नजर आ रहा है। वहीं हर्षिल घाटी के काश्तकार भी केसर का अच्छा उत्पादन होने पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कश्मीर की तर्ज पर हुई पहल से उत्तरकाशी के किसानों में नई उम्मीद जगी है। कश्मीर के तर्ज पर जो हमें यहाँ पे केसर के बीज दिए गए थे यहाँ पे ट्रायल के लिए कि हम लोग इस बार हर्षिल घाटी में केसर का बीज लगाएं और उसमें कितना हम सफल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा उपला टकनौर हर्षिल क्षेत्र के जो हमारे यहाँ जो 8000 फीट पे हम लोग केसर लगा रहे हैं, तो इस बार जब हमने लगाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। विभाग का कहना है कि घाटी में केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीएम के निर्देश पर हर्षिल घाटी में जम्मू कश्मीर की तर्ज पर अनुकूल वातावरण को देखते हुए केसर उत्पादन के लिए कुछ किसानों को केसर के बीज दिए गए थे, जो सफल होता नजर आ रहा है। हमारे आदरणीय सीडीओ साहब और डीएम साहब के हस्तक्षेप से शुरू किया गया था। इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि इसमें जो हमने बीज उपलब्ध कराया था वो भी और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हासिल होंगे। हंगामा, आरोपी को सजा न मिलने पर जताई नाराजगी। रंजिश में